इक्कीस बरस का सूरज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छुट्टियों के लिए वह अपनी मां के पास आया हुआ था। आधी रात का समय था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दूर कहीं जंगलों से आती सियार और कुत्तों की रोने की आवाज से बदन में झुरझुरी सी दौड़ रही थी। सूरज अपने कमरे में लेटा करवटें बदल रहा था। अचानक उसका प्यास से गला सूखने लगा तो वह रसोई से पानी लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। रसोई घर से वापस अपने कमरे में आते हुए उसने महसूस किया कि मां के कमरे के दरवाजे के नीचे से धुआं बाहर आ रहा है। सूरज ने चौंक कर पहले दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी। सूरज अब काफी परेशान हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात गए मां के कमरे से धुआं क्यों और कैसे निकल रहा है। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह मां के कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचने पर उसे फुसफुसाकर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। अपने मन में चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए वह मां के कमरे में खुलने वाली आंगन की खिड़की के पास आया और कमरे में झांकने लगा। अंदर एक हवन कुंड से धुआं बाहर आ रहा था और कमरे के फर्श पर कुछ अजीबोगरीब सामग्री फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वहां कोई टोना टोटका या तंत्र क्रिया चल रही हो। तभी मां हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। सूरज धीमे कदमों से अपनी मां का पीछा करता है तो देखता है कि उसकी मां ने वह टोटके की हांडी बाहर चौराहे पर रखी और वह वापस लौटकर चुपचाप अपने कमरे में सो गई। मां की ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार देखकर सूरज सकते में पड़ गया था। इस समय वह कुछ भी सोचने समझने अथवा बोलने की स्थिति में नहीं था। मां के अपने कमरे में जाने के बाद सूरज भी वापस अपने कमरे में आकर लेट जाता है। वो रात बीतने के बाद अगला दिन भी यूं ही उथल पुथल में बीत गया और रात घिर आई। जिज्ञासावश रात के 12 बजे फिर से सूरज खिड़की से अंदर झांकने लगता है। सामने उसकी मां काले कपड़ों में अपने लंबे बालों को खोलकर जमीन पर तंत्र का सामान फैला कोई तंत्र साधना कर रही थी। अंत में उसने फिर से एक मिट्टी की हांडी दी। उसमें टोटके का सामान एक दिया रखकर फिर से चौराहे पर रखने के लिए घर से बाहर निकल गई। सूरज इसी तरह पूरे 3 दिनों तक अपनी मां की सारी गतिविधियों को देखता रहता है। चौथे दिन अमावस्या का दिन था। घर के आंगन में लगातार रोती हुई बिल्ली किसी अनिष्ट की सूचना दे रही थी। सूरज की मां के सामने तंत्र के सामान के साथ साथ एक काला मुर्गा भी रखा हुआ था। अपनी तंत्र साधना पूरी करने के बाद उसने मुर्गे को काट कर उसकी बलि चढ़ा दी। है मेरे मालिक, अगर आपने चाहा तो अगली अमावस्या को बलि जानवर की नहीं किसी इंसान की होगी। इससे ज्यादा कुछ भी देख पाने की हिम्मत अब सूरज के अंदर बाकी नहीं थी। डरते हुए वह अपने कमरे में लौट आया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद उसे नींद आ गई थी। सूरज पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक चुका था। तभी एक पेड़ के तने से अपनी कमर सटाकर वह हाँफने लगता है। अचानक ही एक लंबी सी चोटी आकर उसके पांव से लिपटने लगती है। सूरज जितना उस चोटी को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह लिपटते हुए उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। तभी उसे मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देने लगती है और सूरज का ध्यान कुछ ही दूरी पर बने मंदिर की ओर चला जाता है। ये कोई पुराना सा मंदिर नजर आ रहा था। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर किसी भयानक आकृति ने छलांग लगा दी, जिसके कारण डर से सूरज के मुंह से चीख निकल गई और उसकी नींद टूट गई। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अपने माथे पर आते पसीने को पोंछकर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, किंतु यह सपना इतनी आसानी से सूरज का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अब तो अक्सर ही सूरज को वही सपना नजर आने लगा, जिसके कारण वह बहुत बेचैन सा रहने लगा था। बस बहुत हो गया। आज मैं माँ से अपने सपने का अर्थ जानकर ही रहूंगा। माँ, तकरीबन 1 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ
आप हर रोज रात के समय कुछ टोना टोटका करती हैं। ये सब क्या है माँ? अब तो मुझे भी हर रात एक बहुत ही भयानक सपना नजर आने लगा है, जिसमें मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ और फिर एक चोटी आकर मुझे जकड़ लेती है। आप मुझे साफ साफ बताओ माँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? हो ना हो ये आपके टोने टोटके के कारण ही मुझे ऐसे डरावने सपने नजर आ रहे हैं। लगता है जिस बात को मैंने बरसों से अपनी सीने में दबा कर रखा है, वो बात बताने का समय आ गया है। बेटा, जिसे तुम मेरा टोना टोटका और तंत्र समझ रहे हो, वो कोई टोटका नहीं है, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए किए गए मेरे प्रयास हैं। क्या आप बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें वो सब करते हुए देखा है, और मुझे किस बात का खतरा है जो तुम मेरी रक्षा कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरे पिता कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने शमशान से साधना की सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। अपनी सिद्धियों के बल पर वो अक्सर दूसरे लोक में रहने वाली दुष्ट परालौकिक शक्तियों से उलझते रहते थे। एक बार अपनी सिद्धियों के प्रयोग से उन्होंने एक डायन को आकर्षित करके इस लोक बुला लिया। डायन को अपने साथ रखने और उससे लाभ लेने के लिए उन्होंने उसकी चोटी काट कर रख ली थी। लेकिन उनके ऐसा करने से डायन बहुत क्रोधित हो गई और वो तुम्हारे पिता के शरीर में रहने लगी। हर अमावस्या की रात को वो गांव में शिकार करने के लिए निकल पड़ती थी। कुछ ही दिनों में गांव वालों को तुम्हारे पिता के बारे में पता चल गया कि उनके अंदर कोई शैतानी शक्ति है। एक दिन आधी रात गए वो किसी आदमी का शिकार करने के लिए निकले ही थे कि उसी समय गांव के लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पीट पीट कर उनकी हत्या करने के बाद उनके शव को मंदिर के पीछे दफना दिया। बेटा, जन्म से ही तुम्हारे अंदर पिता के राक्षसी गुण मुझे दिखाई पड़ने लगे थे। जैसे जैसे तू बड़ा होने लगा तो मुझे तेरी चिंता सताने लगी। मैं नहीं चाहती जिन काली शक्तियों के कारण तुम्हारे पिता की जान गई, तुम भी उसके प्रभाव में आओ। इसलिए तुम्हें उन शक्तियों से दूर रखने के लिए मैं तरह तरह के उपाय करती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। पूरा सच जाने बिना मैंने आप पर शक किया। मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। आपने जो भी किया होगा मेरी भलाई के लिए ही किया होगा। समय बीतने लगता है और सूरज को कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर पहाड़ों में भेजा जाता है। यही पास में ही हमारा पुश्तैनी गांव है। एक बार जाकर देखना चाहिए हमारा गांव और घर कैसा था, और वो मंदिर कौन सा है जहां पिताजी को दफनाया गया था। ऐसा सोचकर सूरज अपने गांव डुमरी पहुंच जाता है। जैसे ही सूरज गांव में कदम रखता है, चमगादड़ों के झुंड बेचैन होकर यहाँ वहां फड़फड़ाने लगते हैं। कौन हो तुम? तुम तो हूबहू हरीश जैसे दिखते हो। क्या आप उन्हें जानते हैं? हरीश मेरे पिता थे। हाँ बेटा, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हें तो वो डायन उठाकर ले गई थी ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई डायन नहीं ले गई थी काका। मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ। नहीं बेटा, उस डायन ने तुम्हारे माँ पापा और दादा दादी को खत्म कर दिया था और तुम्हें उठा कर ले गई थी। 15 बरस पहले की बात है। इस गांव के काली मंदिर में एक औरत रात के 12 बजे पूजा करने आती थी और माँ काली को अजीबो गरीब चीजें चढ़ाया करती थी। पूरे गांव में इस घटना के कारण सनसनी फैली हुई थी। कभी मंदिर में खून पड़ा मिलता था तो कभी हड्डियां दिखाई देती थी। तुम्हारे दादाजी गांव के सरपंच थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वे और उनके बेटे पूरी रात मंदिर में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। रात घिरी और रात के ठीक 12 बजे एक सुंदर स्त्री इस मंदिर के अंदर घुस गई। उसके हाथों में एक मानव खोपड़ी थी और उसकी लंबी चोटी जमीन पर लहरा रही थी। मंदिर के अंदर जाकर उसने अपनी तंत्र सामग्री वहां रखी और कुछ सिद्धि करने लगी।
उस भयानक स्त्री को देखकर पहले तो सरपंच और हरीश भाई घबरा गए, लेकिन बाद में हिम्मत करके वो उसके सामने गए और गुस्से में उसकी चोटी काट दी। दरअसल वो एक जहरीली डायन थी। उस डायन की चोटी काटने का परिणाम यह हुआ कि अब वह तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ गई थी। अमावस्या की रात उसने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे दादा दादी, पापा और माँ सबको मार डाला। अब तुम्हारे परिवार में बस तुम ही जीवित बचे थे, परंतु डायन कभी भी अवयस्क बालक की जान नहीं लेती, इसीलिए वो तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गई थी। गांव वाले तो यही समझ रहे थे कि उस डायन ने अब तक तुम्हारी जान ले ली होगी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जो माँ बनकर इतने सालों से मेरे साथ है वो मेरी माँ नहीं है। अमावस्या के दिन वो मेरी ही बलि देकर अपना बदला पूरा करने की योजना बना रही है। बेटा, उस डायन को खत्म करने का बस एक ही तरीका है। काली मंदिर से त्रिशूल लेकर तुम्हें ही उसका अंत करना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। काका की बात सुनकर सूरज को अब तक की सारी पहेली साफ साफ समझ आ गई थी। उसने काली मंदिर से त्रिशूल लेकर अपने पास रख लिया और घर लौट आया। रात के 12 बजे उसे फिर से माँ के कमरे से टोने टोटके और मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसकी माँ आंखें बंद करके किसी शैतानी साधना में मग्न थी। जैसे ही वह त्रिशूल लेकर डायन की ओर बढ़ा, डायन का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते वह भयानक शक्ल वाली एक डायन में बदल गई। डायन की लंबी चोटी अब जमीन को स्पर्श कर रही थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। डायन ने अपनी लंबी चोटी को हवा में ऊपर उछाला और वह चोटी आकर सूरज के पूरे शरीर को रस्सी की तरह जकड़ने लगी। चोटी की मजबूत कसावट के कारण वह त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। चोटी ने पूरी ताकत से उसे डायन की ओर खींचा और वह चोटी में जकड़े हुए ही जमीन पर गिर पड़ा। उसे यूं जमीन पर गिरा देख डायन जोर जोर से हंसने लगती है। सूरज खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था और डायन की चोटी के द्वारा पड़ रहे दबाव से उसके शरीर में खून का बहाव भी रुकने लगा था। तभी उसकी नजर उसके पास में पड़े हुए माँ के त्रिशूल पर गई। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने त्रिशूल उठाया और डायन की चोटी को उससे छू दिया। अचानक ही डायन की चोटी की पकड़ खुलने लगी और वह उसके शरीर से दूर हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए सूरज ने जाकर माँ काली का त्रिशूल डायन के सीने में घोंप दिया। एक जोरदार चीख के साथ डायन वहीं जमीन पर गिर पड़ी और धुएं के बवंडर की तरह हवा में गायब हो गई। ये बहुत खुशबूदार जगह है, एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था गुप्ता जी। हाँ, पर एक बात मैंने तुम्हें बताई नहीं है। अच्छा, वो क्या गुप्ता जी? इस घर के नीचे वाले फ्लोर पर तुम रह सकते हो, लेकिन कुछ दिनों में मेरी बेटी आ जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर पर वहीं रहेगी, तो वो मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे सकता। मुझे कोई परेशानी नहीं है गुप्ता जी, मुझे नीचे वाला फ्लोर ही किराए पर दे दीजिए। ठीक है। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा गुप्ता जी, इस घर में हर जगह इतने सारे एयर फ्रेशनर क्यों रखे हैं? असल में मुझे शौक है, मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर खुशबू आनी चाहिए। अच्छा शौक है। मेरा नाम समर है। मैं उस समय 28 साल का था और मैं मेरे घर से काफी दूर एक शहर में नौकरी करता था। मुझे उस शहर में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो मैंने काफी घर तलाशे। आखिरकार मुझे एक घर मिल ही गया जो मुझे बहुत पसंद आया। इसे खोलते ही बहुत तेज खुशबू आई और गुप्ता जी ने बहुत कम किराए पर मुझे वो घर दे दिया था। तो समर, हर सुबह जाने से पहले घर में एयर फ्रेशनर स्प्रे करना याद रखना, कभी भूलना मत। हाँ जरूर, नहीं भूलूंगा। उनकी खुशबू तो मुझे भी अच्छी लगी है। ये लो, याद से। हाँ, अब मैं चलता हूँ। एयर फ्रेशनर का उनका यह जुनून मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी दिन मैं अपना सारा सामान नए घर में ले आया। कुछ दिन वहां अच्छे से बीते। मिस्टर गुप्ता मुझे हर सुबह कॉल करते थे और एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की बात कहते थे। कई बार तो मैं इस बात से परेशान भी हो जाता था कि वो रोज रोज कॉल करके मुझे एक ही बात क्यों कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहता था। एक रात मैं सो रहा था और मुझे हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी।
उन आवाजों से मेरी नींद खुल गई। ये किस तरह की आवाज है? घर पर तो कोई भी नहीं है। मैं उठा और अपना दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं इसे बार बार जोर लगाकर खोलने लगा, लेकिन ये नहीं खुला। मेरा दरवाजा किसने बंद किया? अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। मैंने फिर से अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं हॉल में गया और मैंने देखा कि आवाजें कहां से आ रही थी, पर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हो गया। अरे, मैंने तो स्प्रे दिन में किया था, तो ये इतनी ज्यादा तेज खुशबू अभी कैसे आ रही है? अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने गुप्ता जी को कॉल की। हेलो, गुप्ता जी, रात को घर में से कुछ आवाजें आ रही थी। नहीं, तुम्हें कोई सपना आया होगा। घर में तो कोई भी नहीं आता है। अरे, घर की चाबी भी सिर्फ तुम्हारे पास ही है, और उस घर के तो आसपास भी कोई नहीं रहता, तुम्हें पहले ही पता है, जो देर रात में घुसा हो। अगली रात मुझे ऑफिस से आते हुए काफी देर हो गई थी। लगभग 12 बजने वाले थे। शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, और उस रात बाकी रातों से कुछ ज्यादा ही अंधेरा भी था, और सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सुनसान अंधेरी सड़क पर मैंने बाइक के शीशे में देखा कि कोई तेजी से मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे और करीब आने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ था और घने काले लंबे बाल हवा में बहुत ऊपर तक लहराते हुए उड़ते जा रहे थे। सिर्फ खून लगे हुए बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे, और उसके मुंह पर भी बहुत खून लगा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लग रही थी। मैं घबरा गया और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से मेरे पीछे आती रही। मेरे होश उड़ने लगे। अब वो डरावना साया मेरे बहुत करीब आ चुका था, इतनी पास कि मैं उसकी भयानक सांसों की आग जैसी गर्मी और खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी मुझे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। मैं जल्दी से मंदिर के पास जाकर रुक गया और वो चुड़ैल वहीं से गायब हो गई, और मैं सारी रात उसी मंदिर में बैठा रहा और सुबह होते ही घर चला गया। अगले दिन संडे था। मैं और मेरा दोस्त कुणाल घर पर बैठे बातें कर रहे थे और खाते पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। मैंने कुणाल को बीती रात की सारी बात बताई। अरे, तू नींदों में होगा, सपना देखा होगा कोई, भूत कुछ नहीं होते। हाँ, पर मैं नींदों में नहीं था, मैं बाइक चला रहा था। तभी मेरे फोन पर गुप्ता जी की कॉल आई। मैंने फोन नहीं उठाया। अरे, इस गुप्ता ने तो मुझे रोज रोज फोन करके परेशान कर रखा है। क्या मतलब? बस रोज सुबह फोन करता है और कहता है एयर फ्रेशनर स्प्रे कर देना। आखिर ऐसा भी क्या जुनून है? अरे, तो कर दिया कर स्प्रे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया परेशान करने? जा कुणाल, दरवाजा तो खोल। हाँ, खोलता हूँ। जी, आप कौन? हेलो, मेरा नाम सानिया है। आप गुप्ता जी की बेटी हैं? जी हाँ, पापा ने आपको बताया होगा। हाँ, बिल्कुल बताया है। आइए। सानिया अपना सामान लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। वाह यार, बड़ी सुंदर लड़की है गुप्ता की। हाँ, अब ये यहीं रहेगी, ऊपर वाले फ्लोर पर। और मुझे अब तुझसे जलन हो रही है यार। क्या मैं भी तेरे साथ रह लूं? नहीं। संडे को एंजॉय करने के बाद कुणाल अपने घर चला गया। वह सानिया को देखकर काफी खुश था और लगभग रोज ही किसी न किसी बहाने से घर आने लगा। एक शाम मैं और कुणाल बैठे बातें कर रहे थे। तभी ऊपर सीढ़ियों पर सानिया खड़ी थी और हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। देख समर, वो हंस रही है। वो मेरे मकान मालकिन की बेटी है, उसे ऐसा वैसा मत समझ। अरे, तो वो खुद ही हंस रही है। लगता है वो भी मुझे पसंद करती है। बकवास मत कर, बैठा रहा यहाँ पर। अगले दिन मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं जल्दीबाजी में था, इसलिए एयर फ्रेशनर स्प्रे करना भूल गया था। थोड़ी देर बाद मुझे कुणाल का फोन आया। हेलो समर, कहाँ है तू? मैं तेरे घर जा रहा हूँ। तुझे पता है मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ। ओ हाँ, तू तो ऑफिस में है, मैं तो भूल ही गया। मैं सब समझ रहा हूँ तू जो कहना चाह रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है। घर पर सानिया तो होगी। कुणाल, रहने दे, मत जा। हेलो हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। इतना कहकर कुणाल ने कॉल कट कर दी। शाम के वक्त मैंने कुणाल को कॉल की। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे घर गया था या नहीं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।
रात को मैं घर पहुंच गया और मेरे घर पर बहुत ही गंदी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इतनी गंदी बदबू आखिर आ कहां से रही है? आज मैंने एयर फ्रेशनर स्प्रे नहीं किया, शायद उसी वजह से। ये तो किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू है। मैंने जल्दी से एयर फ्रेशनर का बॉक्स लिया और हर जगह एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिए और अब बदबू आनी बंद हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। उस रात मैं सो रहा था तो आधी रात में मुझे फिर से हॉल में से आवाजें आने लगी। मैं डर गया और उठकर मैंने दरवाजा खोला। मेरा दरवाजा फिर से बाहर से बंद था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और मैं पूरे होश में था। मैंने गुप्ता जी को उसी वक्त कॉल की, लेकिन गुप्ता जी ने फोन नहीं उठाया। मैं दरवाजा पीटता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर कौन था जो आधी रात में मेरे घर में आता था और वो करता क्या था? फिर उसी तरह कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो ये खुल गया। मैं हॉल में गया और यहाँ वहां देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं परेशान होकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जिसका वॉलपेपर साइड से थोड़ा उखड़ा हुआ था। आज से पहले कभी मैंने उस दीवार के वॉलपेपर पर ध्यान नहीं दिया था। मैं उसकी तरफ गया और मैंने देखा कि वॉलपेपर के पीछे दीवार ही नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके उस वॉलपेपर को हटाया और मेरे होश उड़ गए। मैं पसीने से तरबतर हो गया। वहां पर कोई भी दीवार नहीं थी, केवल वॉलपेपर लगा हुआ था और वॉलपेपर के पीछे अंदर बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें इंसानों की सड़ी हुई कटी हुई लाशें पड़ी थी। जैसे ही वॉलपेपर पूरी तरह से हट गया, 2 लाशें जमीन पर गिर पड़ी। कुछ लाशों के सिर कटे हुए थे, कुछ के निचले हिस्से आधे कटे हुए और हाथ पैर कटे हुए थे। मैं जोर से चिल्लाया। फिर मैं जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, मेरे पीछे सानिया और गुप्ता जी खड़े थे। सानिया पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और उसके सारे बाल हवा में उड़ रहे थे। सानिया, क्या हो गया तुम्हें? ये देखो, यहाँ क्या है? गुप्ता जी देखिए ना। क्या देखूं? इन्हें यहाँ लाकर मैंने ही तो रखा है। क्या? अब इन्हीं लाशों के साथ एक लाश तुम्हारी भी होगी। इतना कहते ही सानिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सुंदर लड़की का रूप बदलकर एक खूंखार चुड़ैल का रूप ले लिया। वह इंसान थी ही नहीं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? यहाँ हर महीने नए लोग आते हैं। मेरी बेटी एक रक्त पिशाचनी है। उसे इंसानों का खून पीकर शांति मिलती है और उसी से वो जिंदा रहती है। उन सब लाशों को मैं दीवारों में छुपा देता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। उस रात भी मैं इसके पीछे भाग रही थी, लेकिन ये मंदिर में चला गया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। वो पिशाचनी मेरा खून पीने के लिए अपना मुंह खोलते हुए मेरे पास आने लगी और तभी मेरा दोस्त कुणाल आया और कुल्हाड़ी से उस पिशाचनी का सिर काट दिया। ये क्या किया? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। वो तुम्हारी बेटी नहीं, एक रक्त पिशाचनी थी। तभी गुप्ता भी एक पिशाच में बदलने लगा। उसके भी बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे और आंखें लाल हो गई। पिशाच का रूप लेते ही उसने मुझ पर हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, पर वो उसमें नाकाम हो गया। और इसी बीच कुणाल ने मौका देखकर गुप्ता का भी सिर काट दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, तुमने मेरी जान बचा ली। और मुझे तो लगा था कि तुम सानिया के प्यार में हो और उस दिन मेरे घर पर ना होने के बाद भी सानिया से मिलने आए होगे, पर उसके बाद से मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। पर तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? जब मैंने कल तुम्हें सुबह फोन किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन मुझे घर के अंदर आते ही बहुत बुरी बदबू आने लगी और मुझे ऊपर से कुछ आवाज भी आ रही थी। तब मैं धीरे से ऊपर गया और देखा कि सानिया और गुप्ता एक ही कमरे में थे। वहां जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसकी छाती से सानिया खून पी रही थी और उस लाश के कई टुकड़े पड़े थे जिन्हें वो गुप्ता खा रहा था। मैं जल्द से वहां से भाग गया। सानिया का पिशाचनी वाला रूप मैंने कल ही देख लिया था और वो आज रात तुम्हारा शिकार करने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया।
अब इन लाशों का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी और शहर में कई लोग गायब हुए थे और उनकी लाशें भी इसी घर में हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और सभी लाशों की पहचान हो जाती है। यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि रक्त पिशाचनी सच में होती है। इसके बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं उस हादसे को आज तक भी भूल नहीं पाया हूँ। कुणाल ना होता तो उन लाशों के ढेर में एक लाश मेरी भी होती। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।